तो हेलो बच्चों, चलो आप आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मतलब चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। इसी को कुछ और बुक में लिखा गया है क्या कि जीवन की भौतिक इकाई, ठीक, या इस तरीके से है, बट हमको पढ़ना क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। अब इसके बारे में चलो जाने। जैसे क्या होता है कि हम अगर किसी भी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे क्या है, कोई भी चीज मान लेते हैं कि एक अगर घर के बारे में जानना शुरू कर दें कि हमारा घर काहे से बना होता है, तो सबसे पहले बात आती है किसकी? ईंट की, है ना। कि सबसे पहले घर किसका बना होता है? ईंटों से मिलके बना होता है। ठीक है, अब बहुत सारी जब ईंटें मिल जाती हैं आपस में तो एक क्या बनता है? दीवार बनती है ना। क्या बनती है? दीवार। और जब बहुत सारी दीवारें मिल जाती हैं, बहुत सारी जब दीवारें मिल जाती हैं ऐसे, है ना, तो एक क्या बनता है? कमरा। क्या बनता है? कमरा बनता है। और उसी तरीके से जब बहुत सारे कमरे मिल जाते हैं, मान लेते हैं ऐसे ये कमरे बन गए, तो ये जब बहुत सारे कमरे मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक घर बन जाएगा। होएगा कि नहीं? जैसे कि एक ईंट मिली बहुत सारी तो एक दीवार बनी, बहुत सारी दीवारें मिलेंगी तो एक कमरा बनेगा, बहुत सारे कमरे मिलेंगे तो एक घर बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं हम लोग कि जीवन की मतलब शरीर की, है ना, कि शरीर की इकाई क्या होगी? अगर कह देगा कि शरीर काहे से बना है, ठीक है, तो शरीर के बारे में जानना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि शरीर बना होता है कोशिका से। किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ठीक, अब इसको जाने हम लोग की कोशिका क्या होती है ना। यही इसी के बारे में ही हमको पढ़ना है, मौलिक इकाई। ठीक है, जैसे अगर इकाई किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी इकाई से शुरू करते हैं, है ना, तो वैसे ही कि जैसे घर की इकाई क्या होगी? ईंट, वैसे शरीर की इकाई क्या होगी? कोशिका। और बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं तो बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। और बहुत सारे जब ऊतक मिलते हैं तो बनता है अंग। क्या बनेगा? अंग। और जब बहुत सारे अंग मिल जाएंगे तो हम लोगों का पूरा एक शरीर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले ईंट मिलेगी तो दीवार, दीवार बहुत सारे मिल जाएंगी तो कमरा बनेगा, और बहुत सारे कमरे मिलते हैं तो घर, है ना। फिर है कि बात कि अगर कोशिका के बारे में अब जानना है हमको तो पढ़ना है किसके बारे में? शरीर के बारे में, घर के बारे में थोड़ी ना पढ़ना, है ना। तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा कोशिका क्या होती है, तो उसके बाद पढ़ना है ऊतक क्या होते हैं, फिर आप पढ़ना है अंग क्या होते हैं, कि अंगों में जैसे कि हाथ है, आंख है, कान है ना, ये सब तमाम सारे मिले तब जाके एक शरीर बना है ना। उसी तरीके से हम लोगों को जानना है कि कोशिका क्या है। पहले पढ़ना किसके बारे में? कोशिका के बारे में। तो आओ चलो कोशिका के बारे में जानते हैं। तो चलो जानते हैं कि कोशिका होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। और सेल माने होती है कोशिका। सेल माने कोशिका। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जाने। क्या इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का, क्या पूछेगा? कोशिका का जीव वैज्ञानिक नाम। ठीक है, क्या पूछेगा? कोशिका का जीव वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बताना है कि कोशिका का जीव वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। ठीक है, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? क्या किस कोशिका का या सेल का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? तो बताना है साइटो। क्या होता है? साइटो। अब इसी के बारे में कह देगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन तो बताना है साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा?
साइटोलॉजी। ठीक है, तो किसी की भी बारे में अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर उसके बारे में पूरा अध्ययन कर लेते हैं तो उसमें लॉजी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी है ना, तो उसी तरीके से इसमें है कि साइटोलॉजी। कोशिका को साइटो कहते हैं, किसके रासायनिक नाम या बायोलॉजिकल नाम इसका क्या है, साइटो, और इसी के बारे में अध्ययन कर लिया तो वह कहला गया साइटोलॉजी। ठीक है, तो अब फिर आगे जाने की कोशिका में फिर आ गया कि कोशिका की खोज किसने किया। पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की, तो बताना है कि रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और यही अगर पूछ देगा कि कब की, क्या पूछ दिया कि कोशिका की खोज कब की, तो बताना है कि 1600, क्या बताना है, 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में। फिर कह देगा कि कोशिका की खोज तो की रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और कब की, 1665 ईस्वी में। बट क्या है कि कह देगा कि कैसी थी, क्या कह देगा, कैसी थी, तो बताना है वह मृत थी। मृत मतलब मरी हुई, मृत मतलब मरी हुई थी। ठीक है, तो फिर से कि कोशिका का जीव वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइटो। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। फिर कहता है कोशिका की खोज किसने किया, तो बताना है रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका की खोज कब किया, तो बताना है 1665 ईस्वी में। फिर कहेगा कि कैसे, मतलब कैसी थी, तो बताना है कि वह मृत थी। कैसी थी, मृत थी, अर्थात मरी हुई थी। तो एक बात आती है कि यदि ये मरी हुई थी, ठीक है, तो यानी जीवित की किसी और ने किया होगा, है ना। अगर मरी हुई की रॉबर्ट हुक ने की तो जीवित की किसी और ने किया होगा, तो हाँ किसी और ने ही किया था, जिसका नाम क्या था, तो बताना, पहले लिखना है कि जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। देखो, मरी हुई की किसने करी, हुक की, और जीवित की किसने करी, हॉक ने। ठीक है, जैसे क्या होता है कि छोटी, किसी भी यदि छोटी चीज को हम लोग पकड़ते हैं तो किससे पकड़ते हैं, हुक से, है ना, हुक के द्वारा पकड़ते हैं। तो वैसे ही क्या है कि हुक ने किसकी खोज की, तो कोशिका की। और जीवित ये पूछ देगा तो बताना है लोग की, जीवित को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। अब इनमें भी पूछ कि कब की, ठीक है, तो बताना है कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1674 ईस्वी में करी थी। ठीक है, अब इसमें अगर पूछ देगा कैसी थी, तो वो कैसी का, कैसी मतलब जीवित थी, है ना, या इसमें लिख सकते हैं लोग कि अगर कह देगा कि वो कैसी थी, नहीं तो साफ साफ लिखा हुआ है कैसी, तो बताना है जीवित थी, है ना, कैसी थी, जीवित। ठीक, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा इसके बारे में कि क्या है कोशिका, है ना, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं कि कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल। कोशिका का जीव वैज्ञानिक नाम साइटो, अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665 ईस्वी में। और कैसी थी, मरी हुई थी, जिसका, और फिर उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने करी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कब की, 1674 ईस्वी में। कैसी थी, जीवित थी। कैसी थी, जीवित। अब एक बात और आती है कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा वो तो मरी हुई थी, बट उसका एक और चीज पूछ देता है कि नाम क्या था। ठीक है, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, तो बताना है कि नेफ्रॉन। क्या नाम रखा था, नेफ्रॉन। तो एक होता है न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन कोशिका जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक, बट ये जो नेफ्रॉन होती है वो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए तो मरी हुई कोशिका का नाम क्या था, नेफ्रॉन। ठीक है, और मरी हुई कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, जैसे अगर कोशिका का अध्ययन हमको पता कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, तो मरी हुई कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो बताना है मरी हुई कोशिकाओं का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी।
ठीक है, तो फिर से आगे जाने कि मरी हुई कोशिका की खोज किसने करी? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, ठीक, वो रॉबर्ट हुक ने। और नाम क्या था? तो नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का अध्ययन चलो आगे जानेंगे। तो जीवित कोशिका कैसी थी? तो वो जीवित कोशिका की खोज कब हुई? 1674 ईस्वी में। फिर आगे चलते हैं हम लोग, इसी में कह देगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है कि कहेगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? फिर दूसरा पूछ देगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ठीक है, देखो दोनों में क्या है कि एक क्या करता है कि एक ओवरऑल में पूछ देता है, ठीक है, कि मतलब मानव को छोड़कर जो जीव है उनमें पूछ देता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाएगी और सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाएगी। तो बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है शुतुर, किसमें पाई जाती है? शुतुर मुर्ग के अंडे में। सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाएगी? शुतुरमुर्ग के अंडे में। अब बहुत से बच्चे होते हैं कि वो पढ़ते हैं, उनको ये पढ़ाया जाता है, क्या कहते हैं कि शुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है सबसे बड़ी कोशिका। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाएगी, शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाएगी क्या? सबसे बड़ी कोशिका। तो आगे चलते हैं, फिर कहता है कि फिर कहता है सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो बताना है सबसे छोटी होती है माइको प्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो बताना है माइको प्लाज्मा की। तो दो चीजें समझ आ गई कि ओवरऑल में पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाएगी। दूसरा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो बताना है कि माइकोप्लाज्मा की। फिर अब इसमें देखो दूसरा क्या कंडीशन दे देगा कि मानव में, क्या पूछ देगा? मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ भी नहीं देखना है, बस देखो क्या है कि ओवरऑल अगर पूछ देगा तो ये बताना है। अगर मानव में ये अगर वर्ड लग गया क्या कि मानव में, तो तुम तुरंत हमको पता चल जाएगा कि हमको ये वाला बताना है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है कौन? तो बताना है ओवम। क्या होती है? ओवम, जिसको कहते हैं क्या? अंडाणु। क्या होती है सबसे बड़ी कोशिका? अंडाणु। और ये किसमें पाई जाती है? तो बताना है कि स्त्री में। किसमें पाई जाती है? स्त्री में। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? अंडाणु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवम। और ये पाई जाती है स्त्री में, यानी किसमें? महिला में पाई जाती है, महिला में, ठीक है। अब जब हम लोग पढ़ेंगे क्या? जनन चैप्टर, जो हमारा क्लास 10th में है, ठीक है, तीसरा चैप्टर जिसको कहते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें हम लोगों को पढ़ना है ये कि अंडाणु शुक्राणु क्या होते हैं, सब कुछ। फिर अगला पूछ देगा क्या क्वेश्चन कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो बताना है शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्म। क्या कहेंगे? स्पर्म या शुक्राणु, ठीक है। और ये किसमें पाई जाएगी? तो बताना है पुरुष में, ठीक है। किसमें पाई जाएगी? पुरुषों में। तो शुक्राणु किसमें पाई जाएगा? पुरुषों में, अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्म। और ये सबसे छोटी कोशिका होती है मानव की। और मानव में अगर पूछ देगा सबसे बड़ी कोशिका, तो बताना है ओवम या अंडाणु, या किसमें पाई जाएगी? महिला में। अब एक कंडीशन क्या पूछ देगा, इसी में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, जब क्वेश्चन दे देता है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, ठीक है। अभी तक तो पूछा छोटी बड़ी, है ना, बट एक कंडीशन और क्या गई कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है?
तो बताना है कि वह होती है बबुआ तंत्रिका तंत्र। कौन सी होती है? या अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरॉन। कौन होती है? न्यूरॉन, या हिंदी में कहते हैं तंत्रिका। तंत्रिका, ठीक है। अब तंत्रिका जो कोशिका होती है, इसमें बच्चे बहुत सारे फंसते हैं। क्या? अगर कह देगा कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो बताएगा बच्चा क्या कि न्यूरॉन या तंत्रिका, ठीक है। और अगर टीचर ने पूछ लिया क्या कि किसमें पाई जाएगी, तो वो या तो कहता है पुरुष में या तो कह देता है स्त्री में। तो यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, ये गलत आंसर, ठीक है। हमको बताना है यह दोनों में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी? दोनों में। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि मस्तिष्क दोनों में होता है, पुरुष में भी और स्त्री में भी, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि ये दोनों में मस्तिष्क होता है और ये पाई कहाँ जाती है? मस्तिष्क में, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को लिखना है कि यह पाई कहाँ जाएगी? मोस्टली कहाँ पाई जाएगी? मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाएगी? मस्तिष्क में, ठीक है। और मस्तिष्क दोनों में होता है, पुरुष और स्त्री दोनों में, इसलिए ये दोनों में पाई जाती है सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। और इसी का पूरा प्लेन बना होता है। तो आई होप आप लोगों को इतना सारा समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए, अभी हम लोगों ने जाना क्या कि कोशिका क्या होती है ना, इसको थोड़ा सा एक सेकेंड में रिवाइज करते हैं। सबसे पहला कि कोशिका की जीव वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बताना है साइटो। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो बताना है शुक्राणु, है ना, या माइकोप्लाज्मा की। अगर मानव पूछ देगा तो शुक्राणु, और पूछ देगा कि मानव में सबसे लंबी कोशिका, तो बताना है कौन? तंत्रिका। कहाँ पाई जाएगी? मस्तिष्क में। और यह दोनों में पाई जाती है, पुरुष तथा स्त्री दोनों में, है ना। और क्या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, है ना। तो इस तरीके से आगे हम लोग पढ़ लिए सब। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के अंग, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका क्या होती है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं थोड़ी सी। कोशिका की परिभाषा, है ना, परिभाषा। तो बताना है कोशिका की परिभाषा होती है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं, ठीक है। देखो, अब एक वर्ड इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा हम लोगों को। बहुत से बच्चे होते हैं यही नहीं समझ पाते हैं कि ये जो लिखा है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, ठीक है। तो देखो, शरीर की पूरी संरचना किससे चलती रहती है? मतलब संरचना का अर्थ हो गया कि बनावट, ठीक है। शरीर की पूरी बनावट कैसे बनी होती है? बताना है कि कोशिका से, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कैसे बना है शरीर? कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये पता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम दे दिया गया संरचनात्मक, ठीक है। दूसरा कि क्रियात्मक क्या है ना। तो क्रियात्मक का मतलब कि हमारे शरीर में सभी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जितनी भी होती हैं, पाचन, श्वसन, है ना, उत्सर्जन, और जितनी भी क्रिया होती हैं, सब क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? कोशिका के द्वारा होती हैं, ठीक है। इसलिए इसको कह दिया गया है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। या कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर किन कोशिकाओं से बना होता है, तो बताना है कायिक कोशिका से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोमैटिक सेल। क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल, या हिंदी में कहते हैं कायिक कोशिका, ठीक है। मतलब शरीर की काया काहे से बनी होती है? कायिक कोशिकाओं से, है ना। तो आगे चलो जाने कि कोशिका के एक अब हेडिंग आती है हमारी, कोशिका के अंग, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था ना कि ईंट क्या होता है, ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरे बनते हैं, ये सब अभी ना उसी तरीके से कि ये तो हमको सब पता है। अब कुछ लोल बच्चे होते हैं जो सोच लेते हैं क्या कि खाली ईंट से थोड़ी घर बना है, सीमेंट भी लगी है, सरिया भी लगा है ना, ये सब जो सोच लेते हैं, तो वो सही सोचते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो सही सोचते हैं बबुआ। क्या सोचते हैं? देखो जाने
उसी तरीके से कि अभी तो हम लोगों ने जाना ईंट क्या होती है बस में, क्योंकि मेन क्या होता है ईंट, है ना, तो इसलिए ईंट जान लिया। अब उस ईंट के साथ साथ क्या क्या चीज प्रयोग होती है उसको जाने, है ना, कि ईंट के साथ जैसे कि सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, है ना, ये सब पूरा सब मिलता है। उसी तरीके से इसमें है शरीर में जब कोशिका बनती है तो अकेले कोशिका इस शरीर को नहीं पूरा बना के रखती है, उसके लिए उसके अंग भी जरूरी होते हैं। जो क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग जाने कि कोशिका के अंग ही क्या कहलाते हैं, कोशिकांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोशिकांग। तो कोशिकांग चलो जानते हैं हम लोग कि कोशिका के अंग क्या होते हैं। तो सबसे पहला कि एक कोशिका बना लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। ये है हम लोगों की कोशिका। जंतु कोशिका कैसी होती है, गोल, और पादप कोशिका होती है चौकोर, ठीक है। तो आगे चलो पहले जानेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले जंतु कोशिका के बारे में जान लें। तो चलो जानते हैं कि सबसे पहले जंतु कोशिका में ये जो गोला एक दिख रहा है ना, ये गोला पूरा, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। या अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। यानी पूरी कोशिका जो होती है उसकी रक्षा कौन करता है, कोशिका झिल्ली करती है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला इसका कोशिकांग क्या है, सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन, या हिंदी में कहते हैं क्या, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो इसके बारे में चलो जानते हैं हम लोग एक करके। तो इसमें पहला पॉइंट है कि यह अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है, अर्धपारगम्य। अब बहुत से बच्चों को यही समझ नहीं आता कि अर्धपारगम्य का मतलब क्या है ना। तो जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, कभी कभी क्या होता है बाजार का झोला ही भूल गए ले जाना, तो कहते हैं दुकानदार से क्या कह देते हैं कि झोला में कोई हो आपके पास, तो है ना, वो कौन सा झोला देता है, पॉलीथीन वाला, है ना, झिल्ली जिसको होते हैं। तो उसमें से ही सबको आलू, टमाटर, धनिया, मिर्चा सब तो मिला के दे देता है ना। अब वो जो देता है तो उसी को ही लेकर हम लोग चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमको सब कोशिका के जैसे अंग दिखाई देते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर, उसी तरीके से क्या होता है कि झिल्ली के अंदर सब दिखाई देता है कि नहीं है, उसमें कि सब कुछ है। अब वो लोल वाला नहीं झिल्ली देख लेना, काली वाली नहीं बबुआ, कौन, व्हाइट कलर वाली जो होती है जिसमें सब दिख जाता है बाहर से, है ना, उसको कह रहे हैं। तो इसलिए उसमें टमाटर, धनिया, मिर्चा सब कुछ दिख जाता है। और कुछ लोग होते नहीं है ऐसे उठा के देख भी लेते हैं उसको कि सब डालेंगे नहीं अच्छे से, अगर धनिया नहीं मिले, हे चाचा धनिया दियो इसमें, है ना, कहते हैं नहीं। तो वही कि सब कुछ उसमें मिला लेते हैं तब जाकर। तो वैसे ही कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो सभी इसी अर्धपारगम्य झिल्ली के भीतर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इसलिए इसको कहेंगे क्या कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो अर्धपारगम्य होती है। फिर आगे कहता है क्या कि दूसरा पॉइंट, यह कोशिका को बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यह कोशिका को क्या करती है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। कि जैसे कि हम लोगों के शरीर में क्या होता है कि हम लोग अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करते हैं, कपड़े पहनकर, वैसे ये क्या करती है कि भगवान का बायोलॉजी बहुत अच्छा था, ठीक है, भगवान का बायोलॉजी बहुत अच्छा था। उन्होंने हर चीज को एक एक अच्छे से फिट कर दिया हमारे शरीर में कि अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुई तो जान लो पूरा शरीर गड़बड़, है ना। तो कोशिका कैसी होती है, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य में होती है और यह कोशिका को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि यह कुछ ही अवयवों को, ठीक है, कुछ ही अवयवों को कोशिका के भीतर जाने देती है, ठीक है। या कुछ ही अवयवों को क्या करती है, कोशिका के भीतर जाने देती है। अब वो कुछ अवयव क्या होते हैं उनके बारे में जाने, है ना, कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं
तो सांस क्या होती है, हमारे सभी श्वसन मार्गों के द्वारा होके जाती है। अब श्वसन एक पूरा एक चैप्टर मतलब एक टॉपिक ही है, किसमें, क्लास 10th में, है ना, जैव प्रक्रम के उसमें नामक चैप्टर में। तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है कि क्या, कि श्वसन क्या होता है, श्वसन मार्ग क्या होता है ना, कि श्वसन मार्ग 10 प्रकार की, तो उसमें से जो 10वां प्रकार है वो क्या है, कोशिका। ठीक है, कोशिका के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब सांस लेते हैं हम लोग, तो सांस जाती है जब माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस सांस को लेकर के मतलब ऑक्सीजन को लेकर के ऊर्जा बनाता है। तभी होता है कि हम लोगों के शरीर में ऊर्जा बनती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सांस जरूरी है, अगर सांस लेना बंद कर दिए तो ऊर्जा खत्म। ठीक है, तो कोशिका के कुछ ही अवयव क्या होते हैं कि कोशिका के भीतर जा पाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी क्या, कि कोशिका के भीतर कौन से अवयव होंगे, कि कोशिका, ऑक्सीजन, है ना। तो चलो आगे जाने। दूसरा है कि कोशिका भित्ति, मतलब इसी कोशिका के ऊपर ऐसे एक संरचना होती है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, और यह केवल किसमें पाई जाती है, पादपों में। लेकिन ये जो होती है कोशिका झिल्ली, यह केवल जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का ये हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। यह अर्धपारगम में होती है, या कोशिका को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है, और तीसरा कि यह कुछ ही अवयव को कोशिका के भीतर जाने देती है, और चौथा कि यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलो हम लोग जानते हैं कि यह किसकी बनी होती है। ठीक है, तो बताना है कि यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। या लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, या लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। फिर आगे चलो जानते हैं हम लोग कि यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। फिर अगला नंबर 2 है क्या, कोशिका भित्ति। ठीक है, लेकिन उसके बारे में क्या है, जब पादप कोशिका पढ़ेंगे तब जाके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या है, थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक है, इसलिए इसको भी हम लोग इसी समय खत्म कर दे रहे हैं। कि दूसरा इसमें भाग क्या, कोशिका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक, अब अभी हम लोग क्या होता है कि अगर पादप कोशिका पढ़ते तब जाके पढ़ते, लेकिन इससे क्या अच्छा, इसी में पढ़ लेते हैं हम लोग कि कोशिका भित्ति क्या होती है, तो इसके बारे में जाने। तो यह, इसके पहले जान लेते हैं निर्माण क्या है ना। जैसे इसमें क्या लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, तो बताना है कि यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, या काय बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति काय बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा टॉपिक क्या है कि यह केवल पादपों में पाई जाएगी। ठीक है, या केवल किसमें पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। और सेल्यूलोज क्या है, एक चीज जरूर हम लोग जान लें कि सेल्यूलोज क्या है ना। तो सेल्यूलोज क्या होता है कि जब हम लोग पेड़ों की छाल को निकाल लेते हैं तो उसमें से एक रेशा बच जाता है झिल्ली के टाइप का, वही होता है क्या, सेल्यूलोज। ठीक है, जैसे कागज का बना होता है सेल्यूलोज का, कपड़े का एक बने होते हैं सेल्यूलोज के। ठीक है, और एक आता है पार्टी वेयर कपड़ा, है ना, कि जिसको अगर पहन के पार्टी वार्टी में जाते हैं तो उसमें सेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो इस तरीके से सेल्यूलोज, और अगर इसको हम लोग खा लें तो सेल्यूलोज क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है, अगर इसको हम लोग खा लें तो इससे हम लोगों को 6000 किलो कैलोरी मिलेगी।
कितने किलो कैलोरी? 6000 किलो कैलोरी। ठीक है, और ये लेकिन पचता बहुत ज्यादा समय में है। फिर इसी में एक और है क्या कि सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये कागज कुछ ले लेते हैं, चाहे कि कागज है ना, कागज, वस्त्र है ना, आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं। ठीक है, तो कागज, वस्त्र आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया कि कोशिका भित्ति क्या होती है ना। इसका फिर कार्य जान लें। जैसे इसका कार्य क्या था कि यह कोशिका को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है और कुछ ही भीतर अवयवों को भीतर जाने देती है। उसी तरीके से ये है कि सेम ये भी कुछ ही अवयवों को भीतर जाने देगी, बट क्या होगा कि ये भी क्या करेगी, बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखो, पेड़ पौधों को डबल झिल्ली की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसका थोड़ा सा रीजन समझने है ना। ये क्या है, कोशिका भित्ति है ना, क्या है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा होगा ये। ठीक, तो देखो अब हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग अपनी कोशिकाओं को तो ढक लेते हैं, किसके, कपड़ों से, है ना। लेकिन पेड़ पौधे अपने शरीर को कैसे ढकेंगे भाई, तो इसके लिए जरूरी क्या होता है कि भगवान ने उनको एक और झिल्ली दी है जिसका नाम क्या है, कोशिका भित्ति। अब हमें लोग क्या होता है, कभी कभी फोन लेके ऐसे जुड़ जाते हैं, तो बात कर रहे हैं, उसको पैर मार रहे हैं या उसको नोचे डाल रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो बात हो रही, हाँ बात हो रही, लेकिन क्या होता है, नोचे बहा दे रहे हैं इधर उधर। तो इसलिए क्या होता है कि ये जब हम लोग करते हैं तो उस कोशिका भित्ति को ही सिर्फ हम लोग बाहर करते हैं। बचता क्या है, कोशिका झिल्ली। इसलिए कोशिका झिल्ली उसकी सुरक्षा कर रही होती है, और ये खाली क्या होता है कि एक नाम का होता है कि जिससे कुछ हमारा होगा नहीं। ठीक है, इस शरीर में। तो इसलिए जरूरी है क्या, हम लोग तो अपनी कोशिका की रक्षा कैसे करते हैं, कोशिका झिल्ली द्वारा, वो कपड़ों द्वारा, बट ये सब कोशिका भित्ति के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे फटाफट फिर से आगे बढ़ते हैं।